हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्सेशन। ठीक है, आप सब जानते हो टैक्सेशन इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। अगर आपने रमेश सिंह में देखा हो या फिर जो श्री राम आईएएस की बुक है उसमें देखा हो, उसमें भी काफी बड़ा चैप्टर है। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग के बाद ये एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो जीएसटी वाला इशू है वो काफी लंबा चलने वाला है, तो वो भी हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। और जितने भी टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और जो भी है वो सब अच्छे से कवर करेंगे। अभी मैं आपको टॉपिक दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। फाइन। तो उससे पहले मैं लेट मी टेल यू कि हमारे जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर हैं काफी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 70% इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमारी प्ले हिस्ट्री मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे आप डिजायर आईएएस की, वहां पर आपको इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज में बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। साथ ही साथ आप मेरी बर्निंग इश्यूज की सीरीज भी देख सकते हैं, जिसमें मैं दैट मींस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट करंट इशू डिस्कस करता हूं, उसका प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक्स कवर्ड, दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड। यू कैन पॉज एंड रीड। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और एक और चीज, इस बार मैंने कलरिंग और ये नहीं बताई कौन कौन से लेक्चर्स में कवर करूंगा, जस्ट बिकॉज कि आखिर में काफी कंफ्यूजन हो जाता था कि मतलब इसको किस में कवर करूं, इसमें मतलब कई बार तो मैं खुद ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया करता था। इसलिए मैंने सोचा कि अब रहने दो इसे, सिंपली हम मतलब सामने सिर्फ टॉपिक्स रख दूंगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम। ठीक है, आगे सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने जीएसटी भी रखा है, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। सिंपल एक अलग से लंबा सा लेक्चर लूंगा जीएसटी के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर भी एक अच्छा लेक्चर होने वाला है। पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस समझाऊंगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बताने वाला हूं, तो काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, मतलब ये पूरे जो लेक्चर्स हैं अगर आप ये देख लेंगे, उसके बाद रमेश सिंह पढ़ लेंगे, तो आपका टैक्सेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ टैक्सेस। आप सबसे पहले देखेंगे कि टैक्सेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स एक तरीके की कंपलसरी पेमेंट है, मतलब ये टैक्स आपको पे करना ही करना है। अगर आप हिस्ट्री में जाए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एंशिएंट इंडिया से भी चालू करें तो उस टाइम पे भी टैक्सेस हुआ करते था। अशोका के टाइम पे आपने देखा कौटिल्य ने से पूरी बुक लिखी थी कैसे टैक्स को मतलब एलोकेट करना है, कैसे टैक्स वसूल करना है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो टैक्सेस पुराने टाइम से ही चल रहे हैं। ठीक है, और जो टैक्सेस हैं एक्चुअली कहा जाता है कि ये जो जनता होती है, मतलब जो पीपल होते हैं, सिटीजन होते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के बीच में एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब एक अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट होता है, समझ, जैसे कन्वेंशन टाइप का होता है। जैसे आप ब्रिटेन का जानते हो कि ब्रिटेन में जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही बनता है। ठीक है, वहां पर कुछ भी हो, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस ऑफ कॉमन से ही बनेगा। सो इन द सेम वे यहाँ मतलब वो कन्वेंशन है, मतलब कोई लॉ नहीं है। ठीक है, लॉ नहीं है, बस कन्वेंशन है। इन द सेम वे यहाँ ये जो टैक्स होता है, ठीक है, वो पीपल मतलब जो लोग होते हैं और गवर्नमेंट के बीच में एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जिसमें लोगों का राइट है, दैट मीन्स गवर्नमेंट का राइट है लोगों से पैसा वसूल करना। ठीक है, गवर्नमेंट को राइट मिला है लोगों से पैसा वसूल करना। इसका मेंशन हमें मनुस्मृति में भी मिलता है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में जाए इंडिया की तो इसका मेंशन मनुस्मृति से भी मिलता है। मनु जो राजा थे वो बोलते हैं इट इज माई राइट टू हैव द टैक्स। ठीक है, और अगर आप कोई राइट ले रहे हैं तो फिर आपकी कोई ड्यूटी भी होगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सिर्फ राइट्स मिल जाए और ड्यूटी ना मिले। इन द सेम वे गवर्नमेंट को ड्यूटी भी दी गई है कि आपको लोगों को सर्विसेज ऑफर करनी है। ठीक है, अगर आप सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे तो लोग आपको टैक्सेस नहीं देंगे। टैक्सेस नहीं देंगे मतलब लोग आपको अपना राजा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल अभी हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट हमें इन द रिटर्न क्या रोड्स बना के देती है, फिर बहुत सारी मेट्रोज लाती है। ओके, बहुत सारी चीज गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, इसलिए गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। मतलब ये इसलिए हम गवर्नमेंट की सारी बात मानते हैं। अगर फॉर एग्जांपल से गवर्नमेंट टैक्स लेती गई और हमें बिल्कुल भी सर्विसेज ऑफर नहीं कर रही है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप पेइंग टैक्सेस और हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टैक्स की हिस्ट्री थी और टैक्स के बारे में। और एक चीज और बता दूं, जो टैक्स में सबसे मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रहता है, मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसी भी गवर्नमेंट को मिलता है वो टैक्स से मिलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू का, वो टैक्सेस है, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्सेस की बहुत जरूरत है। फाइन, सो वी शुड पे आवर टैक्सेस डिलिजेंटली। इसके बाद जो टैक्सेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और फिर दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप सब जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते हैं, लाइक इनकम टैक्स हो गया, फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, फिर कैपिटल गेन टैक्स हो गया। ठीक है, इन सब टैक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने शायद तक पॉज करके स्लाइड को रीड कर लिया हो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इन द सेम वे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब तो बहुत कम हो गए हैं जीएसटी की वजह से। सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स रह गया, दैट इज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी बस एक टैक्स रह गया हमारा। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसमें जो टैक्स का बर्डन रहता है वो रियल पर्सन पे पड़ता है। मतलब ये कि मतलब गवर्नमेंट उसी बंदे से टैक्स लेगी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऊपर मान लीजिए मेरा नाम के से चालू होता है और मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया है, ठीक है,
तो गवर्नमेंट मुझसे ही ये टैक्स लेगी, किसी और से टैक्स नहीं लेगी। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स पे किया जाता है वो मेरे द्वारा ही पे किया जाएगा गवर्नमेंट को, और किसी के द्वारा नहीं। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो मेरा टैक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट है, अगर ये मैं टैक्स किसी और को पे करने को दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप हो गए, मान लीजिए आपका नाम ए है, ठीक है, ये मैं टैक्स अगर आपको पे करने को दूं और आप गवर्नमेंट को पे करें तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आप समझ सकते हैं, रूट से ही समझ सकते हैं। यहां पर मैंने टैक्स डायरेक्टली पे किया इसलिए से बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो मेरे मतलब लगा तो मेरे ऊपर, मतलब फाइनल बर्डन जो आया वो टैक्स का मेरे ऊपर आया, लेकिन किसी और के द्वारा पे किया गया। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है, अब जो जीएसटी है वो फाइनली लगता किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर। मतलब फाइनली जो एट द एंड जो प्राइस लिखा रहता है 250 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, वो देता कौन है, कंज्यूमर देता है। लेकिन गवर्नमेंट वसूलती किससे है, दुकानदारों से, मतलब जो शॉपकीपर रहते हैं उससे वसूलती है, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। फाइन, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ, और you have distinguished between what is indirect taxes and what is direct taxes. Fine, so let's move ahead and watch what's next. Okay, next thing is that अब टैक्सेस के बारे में थोड़ी और चर्चा करें, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किससे होता होगा? यस, यू आर राइट, इट इज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, नॉट फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक चीज और याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हो रहा है तो मतलब वहां पर पुअर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब कैसे, वो आपको आगे बताता हूं, आप 1 मिनट वेट करिएगा। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, डायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा टैक्सेस जो गवर्नमेंट को मिलते हैं वो है कॉर्पोरेट टैक्स से। अब आपने इंडिया में एक चीज सुनी होगी कि गवर्नमेंट को मतलब ज्यादा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स से हासिल होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, गवर्नमेंट को जो मैक्सिमम, ये गलत है, ठीक है, जो मैंने जो बोला गया वो गलत है। देखिए, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्सेस मिलता है वो डायरेक्ट टैक्स से ही मिलता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स ही सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हैं कि पूरा पे ज्यादा बोझ पड़ रहा है बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। देखिए, वो इसलिए होता है कि डायरेक्ट टैक्स में से जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से होता है, ठीक है, मतलब जो कंपनीज के द्वारा जो जैसे मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें टैक्स लगेगा, उससे कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो उससे जो वसूल हो रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, हमारा डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, उसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या रहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि प्रोग्रेसिव है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम बढ़ी, आपका प्रॉफिट बढ़ा तो आपसे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, हर किसी से इक्वल टैक्स वसूला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुकेश अंबानी की सैलरी 50 लाख रुपए मान लीजिए, तो उससे ज्यादा टैक्स लेंगे, और मेरी सैलरी मान लीजिए 1000 रुपए, तो मुझसे कम टैक्स लेंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार, मतलब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, अमीरों से ज्यादा टैक्स ले रही है और हम जैसे गरीबों से कम टैक्स ले रही है, इट इज फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल जो 250 रुपए की नमकीन आएगी, मान लीजिए हल्दीराम की नमकीन आएगी, वो सबके लिए इक्वल रहेगी। मुकेश अंबानी भी 250 में खरीदेगा और मैं भी 250 में खरीदूंगा, तो ये तो गलत है ना। मतलब मेरी इनकम कम है, ऊपर से आप टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पर 50 रुपए मान लीजिए टैक्स ले रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। इसलिए बोला जाता है जिस भी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगते हैं उस कंट्री में गरीबों पे ज्यादा बोझ पड़ता है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा वसूल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा वसूल किया जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स से मिलता है, वो इसलिए बिकॉज हमारे यहाँ इनकम टैक्स जो रहता है, पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा लोग भरते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा टैक्स भरा जाता है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स समझ लीजिए हमारे ये इनकम, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है उसका लगभग 10 से 15 गुना रहता है। इसलिए मतलब डायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा है। अगर आप ये कॉर्पोरेट टैक्स को हटा दे डायरेक्ट टैक्स से, तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स को हटा दिया जाए डायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए गवर्नमेंट कल से बोलेगी कि हम कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे, तो हमारे यहाँ फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज इनडायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ निकलेगा, और यहां से तो आप समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स मतलब दैट मींस इनकम टैक्स से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए किसी भी कंट्री में क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए बिकॉज अमीरों से ज्यादा वसूला जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो गए, समझ लीजिए गरीबों पे ज्यादा बोझ आ रहा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू क्यों होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कॉर्पोरेट टैक्स का रहता है। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स हटा दें तो क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हटा दें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा रह जाएंगे और इनकम टैक्स कम रह जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगने लगा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गरीब अभी भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स हटा दें, ठीक है, अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स हटा दें तो अभी आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए हमारे गरीब ज्यादा सफर करते हैं। इसलिए जो मैंने स्टेटमेंट पहली बार बोली थी ना कि मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा, उसका यही मतलब था, ठीक है। लेकिन रियलिटी में डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है, फाइन। इसके बाद जो टैक्सेस रहते हैं उसको एक्चुअली स्टेट और मतलब दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों वसूल करते हैं, ठीक है। और क्या क्या ये वसूल करते हैं इसको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट है।
आप ये पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। लेकिन लेट मी टेल यू कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टैक्सेस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस से मिलते हैं। आप सब जानते हैं इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर है हमारा इनकम टैक्स, फिर है कैपिटल गेन्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी टैक्सेशन। दैट मीन्स इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 90% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। मतलब जो 90% गवर्नमेंट का रेवेन्यू दोनों का मिला लीजिए, ठीक है, मतलब जो 90% ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है वो एक्चुअली 90% सेंट्रल के द्वारा लिया जाता है। मतलब ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं 90% रेवेन्यू, ठीक है, और ये पूरा पूरा किसको जाता है, सरकार को जाता है, ठीक है। और स्टेट को मतलब ना के बराबर का टैक्सेस जाता है, सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम एक टैक्स जाता है, ठीक है, और एग्रीकल्चरल इनकम किसी भी स्टेट में नहीं कलेक्ट की जाती है, बिकॉज आप जानते हैं एग्रीकल्चर एक सेंसिटिव इशू है। अंग्रेजों के टाइम पे हमारे किसानों ने बहुत भुगता था, इसलिए कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी राज्य सरकार एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाती है, ठीक है। और पहले जो स्टेट्स उनके पास बहुत सारे टैक्सेस है, फॉर एग्जाम्पल वैट था, सेल्स टैक्स था, इसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एक्सेट्रा, बहुत सारे टैक्स है। अब इन सबको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, जीएसटी में, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब आपने क्या देखा कि जो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब कितनी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, 90% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जाती किसकी हो, ये सीधे जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, जो कि मैंने आपको लास्ट, दैट मीन्स जो लास्ट सीरीज मैंने फिस्कल सिस्टम की ली थी उसमें मैं आपको बताया था। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। फाइन, तो आप क्या क्या समझ चुके हैं हम कि टैक्सेस क्या होते हैं, एक म्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब चीजें हमने देख ली। इसके बाद टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हमने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझा। इसके बाद हमने ये भी जाना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है, मतलब ये अगर कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि दोनों के बीच में डिवीजन कैसा है टैक्सेस का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिले, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिले, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं, समझते हैं टैक्स और ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है। तो टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है, देखिए टैक्स और ड्यूटी दोनों कंपलसरी है, ठीक है, दोनों कंपलसरी टैक्सेस है। मतलब एक तरीके का टैक्स, आप ड्यूटी को भी एक तरीके का टैक्स मान सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली डिफरेंस है, आपको बताता हूं कैसे। लेकिन अभी के लिए समझिए दोनों टैक्स है। अब जो टैक्स लगाए जाते हैं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में लगाए जाते हैं, लेकिन जो ड्यूटी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगती है, मतलब जो चीजों पे लगती है। सर्विस क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस विच एक्चुअली आई एम गिविंग टू यू, ठीक है। लेकिन जो और उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सामान पे लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना कस्टम ड्यूटी लगती है, अगर आप बाहर से अपना, मान लीजिए आप फॉरेन से कोई अपना सामान मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, वो क्या है, ड्यूटी, मतलब सिर्फ गुड्स पे लगी। और आप ऐसे तो नहीं है मतलब सर्विस मतलब अलग से विदेश से अमेरिका में पैक करवा के मंगवाएंगे, सर्विस तो सीधी ऑफर की जा सकती है, मतलब किसी कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, इसलिए जो उसके ऊपर टैक्स लगता है। और जो ये जो हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ड्यूटी होती है, ठीक है, लेकिन जो ड्यूटी होती है वो मैक्सिमम टाइम इनडायरेक्ट ही होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्ट ड्यूटीज लगती हैं, बहुत ही कम आपको डायरेक्ट ड्यूटीज देखने को मिलेंगी। फाइन, तो आप समझ गए टैक्स और ड्यूटी में डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये है कि मतलब ये जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगती है और टैक्स गुड्स एंड सर्विस दोनों में लगता है। अगर कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ सामानों पे लग रही तो हम ड्यूटी बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन अगर जो चीज गुड्स और सर्विस दोनों में लगती है उसे हम टैक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ड्यूटी होती है मेनली इनडायरेक्ट होती है और जो हमारे टैक्सेस होते हैं मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। फाइन, इसके बाद जो ड्यूटी होती है वो दो टाइप की होगी, आपने सुना होगा एड वैलोरम ड्यूटी, और इसके बाद एक अलग से स्पेसिफिक टाइप की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है। देखिए एड वैलोरम इट इज एक्चुअली अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मतलब इसका क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बकेट्स है, ठीक है, आई हैव गॉट बकेट्स। अब देखिए अब ये जो एड वैलोरम में क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना मान लीजिए अलग से बॉक्स मंगवा रहे हैं, मान लीजिए चॉकलेट बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 3 चॉकलेट रखी है, तो अब सिंपल क्या होना चाहिए कि सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन एड वैलोरम टैक्स कैसा लगता है कि अंदर जितनी चॉकलेट्स है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ऊपर से डब्बे के ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो इसे हम बोलते हैं एड वैलोरम, मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है, कितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है, कितनी वैल्यू है, ठीक है, नॉट क्वांटिटी, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो रही है टोटल में। और जो स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है वो वेट और वॉल्यूम पे लगती है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जो मेरा चॉकलेट का बॉक्स है इसका 5 किलो वेट है तो उसके ऊपर टैक्स निकाल दो यार,
फल मान लीजिए इसका वॉल्यूम 5 क्यूबिक लीटर है, तो मान लीजिए इसका टैक्स निकाल दो, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटीज। लेकिन जो एड वैल्यू मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, कितनी वैल्यू बन रही है इसकी, ठीक है, डब्बे की अलग वैल्यू, चॉकलेट की अलग वैल्यू, तो कुछ निकल के आएगा, उसकी कितनी वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसे हम बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। फाइन, इतना समझ गए। आगे चलते हैं सेस और सरचार्ज के ऊपर, ठीक है। आई थिंक लेक्चर इज गेटिंग ओवर देन 15 मिनट्स, so I want कि I should stop here, or in the next lecture we will cover cess and surcharge and rest of the topic. Fine, thank you, have a nice day. We will meet in next lecture. Thank you, have a nice day, friends.